IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27 July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about unemployment data of India, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So इस आर्टिकल को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द सेक्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 64 इन द इकोनॉमी हु आर करेंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब मैं समझाता हूँ इस फिगर की मदद से. मान लीजिए कि हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो लगभग 80 करोड़ है. वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन मतलब वो एज ग्रुप जो वर्क कर सकते हैं. तो वर्किंग एज माना जाता है जनरली फ्रॉम एज 16 to 64. तो मान लीजिए कि 16 to 64 वाले हमारे देश में 80 करोड़ लोग हैं मान लीजिए, तो उसको कहा जाएगा वर्किंग एज पॉपुलेशन है 80 करोड़ हमारे देश में. और वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, यानी कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेंटली एम्प्लॉयड, और या तो फिर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट. कोई ज़रूरी नहीं है ना कि 80 करोड़ में से सारे के सारे लोग या तो नौकरी कर ही रहे हों, नहीं तो नौकरी ढूंढ ही रहे हों. कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई हाउसवाइफ हैं. सो आउट ऑफ दिस वर्किंग एज पॉपुलेशन जितने लोग या तो नौकरी कर रहे हैं करेंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, दे आर कंसिडर टू बी लेबर फोर्स. तो ये लोग कहे जाएंगे लेबर फोर्स. वर्किंग एज पॉपुलेशन में से वो लोग जो या तो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, दे आर लेबर फोर्स. और जो परसेंटेज होगा ऑफ वर्किंग एज का लेबर फोर्स में वो कहा जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. मतलब वर्किंग एज ग्रुप में 80 करोड़ जनता है, उसमें से बस मान लीजिए कि 40 करोड़ जनता या तो जॉब कर रही है नहीं तो नौकरी ढूंढ रही है. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विल बी 50%, क्योंकि 80 करोड़ का बस 40 करोड़ ही नौकरी या तो कर रहे हैं नहीं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विल बी 50% एंड ओवरऑल लेबर फोर्स विल बी 40 करोड़. दैट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. नाउ रीड इट, इट विल मेक सेंस. Labor force participation rate is defined as the section of working population in the age group 16 to 64 in the economy currently employed or seeking employment. तो ये हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इस केस में 50%. अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाली जाती है वो भी समझिए. अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है डिफाइंड एज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स. तो मान लीजिए कि 40 करोड़ लोग या तो नौकरी कर रहे हैं नहीं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, मतलब ये 40 करोड़ लोग हैं लेबर फोर्स. इन लेबर फोर्स में से कितने लोग एक्चुअली नौकरी कर रहे हैं और कितने नौकरी ढूंढ रहे हैं मतलब बेरोजगार हैं, उसके बेसिस पे पता चलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो मान लीजिए कि इनमें से 10 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी, ये 10 करोड़ नहीं, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 4 करोड़ लिया तो 4 करोड़ ही लेते हैं. मान लीजिए कि इसमें से 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी 4 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 करोड़, दैट इज 10%. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह से निकलता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर कहा जाए कि 6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जितना भी हमारा पॉपुलेशन उसका 6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं. जब कहा जाता है 6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसका मतलब ये है कि लेबर फोर्स का 6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं. इसका मतलब ये है कि जितने लोग या तो नौकरी कर रहे हैं नहीं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनमें से 6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो अगर आपको ये बात समझ आ गई लेबर फोर्स, फिर आपको बात समझ आ गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. तो लेबर फोर्स हो गया एज ग्रुप 16 to 64. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो उस एज ग्रुप के लोग या तो नौकरी कर रहे हैं नहीं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो हो गया लेबर फोर्स. और लेबर फोर्स में से कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं उसके बेसिस पे निकलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. मान लीजिए 40 करोड़ में से 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी 10%. अब जरा समझिए, हमारे देश की एक एजेंसी है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. दिस NSO रिलीजेज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो क्वार्टरली बेसिस पे भी निकाला जाता है फिर ईयरली बेसिस पे भी निकाला जाता है, उसमें हमारे देश में कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, मतलब कितने लोग एक्चुअली वर्किंग एज पॉपुलेशन में से या तो नौकरी ढूंढ रहे हैं नहीं तो कर रहे हैं,
वो बताया जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बताया जाता है कि कितने लोग एक्चुअली जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लेबर फोर्स में से, उनमें से कितनों को नौकरी मिली है, कितनों को नहीं मिली है। NSO ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पिछले 3 सालों से पब्लिश कर रहा है। तो पहली बार पब्लिश हुआ था 2017 में, और तब से लेकर के 3 बार ये NSO की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ईयरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पब्लिश हो चुकी है। 2017 से 18 का, 18 से 19 का और 19 से 20 का। करंट न्यूज़ ये है कि ये जो रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है फॉर द ईयर 2019-20 दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय NSO। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर ईयर 2019-20 हैज़ बीन पब्लिश्ड, और इसके हिसाब से डाटा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा आपको कोट करना होगा अपने आंसर राइटिंग में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हमारे यहाँ का लेबर फोर्स परसेंटेज बढ़ गया है 40% तक। मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 16 to 64 वाले, उसमें से 40% लोग ऐसे हैं जो या तो नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पिछले बार 2018-19 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन was just 37.5, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 40.1। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। तो दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव साइड में है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। अब जितने लोग भी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनमें से बस 4.8% को ही अभी तक नौकरी नहीं मिली है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पिछले बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 5.8। थोड़ी बहुत अगर और डाटा में बता दूं तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है हमारे देश का 40%, ये ठीक है, पिछले साल की तुलना में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। जो भी अगर देश है, मान लीजिए चाइना, जापान या US, इन सब की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 70-80 तक रहता है। हमारे यहाँ पे इट्स ओनली 40%। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट चलिए घटा है, ये एक अच्छी बात है। तो ध्यान से समझिए, अगर 100 करोड़ जनता है हमारी एज ग्रुप 16 to 64 की, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 40% का मतलब है कि उसमें से 40 करोड़ या तो नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8 का मतलब ये है कि इन 40 करोड़ में से 4.8% लोगों को नौकरी नहीं मिली है, नौकरी ढूंढने के बावजूद। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको यह प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about antimicrobial resistance and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially health segment. क्या होता है antimicrobial drug resistance in human, वो जरा समझते हैं. तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, तब समझेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. माइक्रोब्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज इन आवर बॉडी. They are known as microbes. For example, bacteria, virus, fungi, parasite. They are microbes. अब होता क्या है कि ये माइक्रोब्स को मारने के लिए, अगर मान लीजिए कि हम किसी भी माइक्रोब से इन्फेक्टेड हो गए, तो इन माइक्रोब्स को मारने के लिए फिर हम लोग क्या कौन सी दवाइयाँ लेते हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं. तो इन माइक्रोब्स के कारण अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो वी टेक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, द मेडिसिन दैट आर यूज टू किल सच माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, रिफामेपिसिन एंड आइसोनियाजिड इज़ गिवन टू द TB पेशेंट्स. तो ये जो दवाइयाँ हैं दैट आर यूज टू किल द माइक्रोब्स, सो दे आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक. अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है जिसके बेसिस पे आर्टिकल है. अगर ये दवाइयाँ हमारे बॉडी के ऊपर काम ना करें, then such scenario is known as antimicrobial drug resistance. When such microbes, ये जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी का, ये इतना स्ट्रांग हो जाए कि इसके ऊपर ये दवाइयाँ काम ही ना करें, तो फिर हम कहते हैं कि हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया. तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि माइक्रोब्स हमारे बॉडी के इतने स्ट्रांग हो जाए कि जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो इनइफेक्टिव हो जाए. सच सिनेरियो इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. So when antimicrobial drug resistance, if these drugs are not able to kill the bacteria or other microbes, then we say that we are now infected with antimicrobial resistance. तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस होता क्यों है, वाई एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस आकर, वो भी ज़रा समझते हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स. मान लीजिए कि किसी इंसान को TB हुआ है, तो TB में उसको 6 महीने का कोर्स होता है, यही दवाइयाँ होती हैं, रिफामेपिसिन एंड आइसोनियाजिड होती है. 6 महीने का कोर्स है. अगर वो 6 महीने का कोर्स ठीक से कंप्लीट ना करे, 3 महीने में ही बंद कर दे, 4 महीने में ही बंद कर दे, तो इससे होता क्या है ज़रा समझिए आप. ये जो ड्रग्स जब इसको दिया गया तो धीरे धीरे इसके अंदर के बैक्टीरियाज मरेंगे,
ये जब ड्रग्स दिया गया, दवाइयाँ दी गई, तो इसके अंदर के बैक्टीरियाज मरेंगे, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ दिन तक जिंदा हैं, जैसे 3 महीने तक जिंदा रह गए डिस्पाइट दिस ड्रग्स, इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया थोड़े मजबूत हैं, वो बैक्टीरिया अपने आप को इवॉल्व करा रहे हैं, थोड़ा डेवलप करा रहे हैं, सो दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। जैसे कि कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो बैक्टीरिया 3 महीने 4 महीने तक जी गया, मतलब वो फिटेस्ट है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन बैक्टीरियाज के अंदर। अब 3 महीने 4 महीने के बाद आपने दवाई बंद कर दी, जबकि कोर्स था 6 महीने का, और ये बैक्टीरिया 4 महीने तक जी गया, उसके बाद आपने दवाई बंद कर दी, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, और ये जब मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा, उसके बाद फ्यूचर में यही दवाई जब आप लेंगे तो उन बैक्टीरियाज के ऊपर ये काम ही नहीं करेगा। सच सिनेरियो इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग रेजाइन। बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि अगर कोई बीमारी हो गई मान लीजिए, तो इंटरनेट पे पढ़ लिया, या किसी क्वैक जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, उससे जाके पूछ लिया, और उसने एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिख दी, हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लिख दिए, 4 टैबलेट खा लीजिए, 5 टैबलेट खा लीजिए, हम जा कर के वो लेकर के खा लेते हैं, ओवर द काउंटर खरीदते हैं मेडिसिन को और खा लेते हैं, जबकि उसका प्रॉपर कोर्स होता है मान लीजिए 1 महीने का, 1.5 महीने का, वेल डिफाइंड कोर्स है कि अगर आप ये खा रहे हैं तो कम से कम इतने दिन खाइए। लेकिन हम 1-2 दिन खा के 4 दिन खा के छोड़ देते हैं कि अच्छा बीमारी तो खत्म हो गई, छोड़ दो इसको। लेकिन उस केस में कैसा होता है कि जो हमारे अंदर के माइक्रोब्स बच गए, दे आर powerful and now they will multiply, and once they multiply in larger number we will face the problem of antimicrobial drug resistance. So the biggest problem is improper use of drugs, over the counter use of drugs, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दवाई हम लोग लेते हैं, that is leading to such problems. Improper use of drugs will only kill the bacteria, and that will lead to antimicrobial drug resistance. तो as I said, when you use आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो some bacteria will survive, and those surviving bacteria are more powerful, of course, that is why they are surviving, because of the natural concept of survival of the fittest. And once you have stopped taking that medicine or drugs, these bacteria will multiply, and later on they will cause antimicrobial drug resistance. So that is one reason, और सबसे बड़ा कारण वही है जब हम improper use of drugs करते हैं। तो दूसरा कारण भी है थ्रू फूड चेन। तो कभी कभार होता क्या है कि हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हमारे बिना सोचे समझे ही आ जाते हैं थ्रू आवर फूड चेन। जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग एनिमल्स के मीट को लोग कंज्यूम करते हैं, तो अब इन एनिमल्स को कई सारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, या फिर उनको बीमारियों से बचाने के लिए इस एनिमल को दिया गया एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इस एनिमल के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच गया। अब ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग वैसे हमारे लिए था ही नहीं, और हमारे बॉडी में पहुंचा तो जो हमारी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत बैक्टीरियाज थे वो उससे फाइट करके और स्ट्रांग हो जाएंगे। मेन मुद्दा यही है, जो भी फाइट करेगा वो स्ट्रांग होगा। आप भी फाइट करो अपने लाइफ में, स्ट्रांग हो जाओगे। तो ये बैक्टीरियाज भी यही कर रहे हैं, इस गोट के थ्रू जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हमारे बॉडी में पहुंचा उससे फाइट करके स्ट्रांग हो गए, और जब ये फाइट करके स्ट्रांग हो गए तो फ्यूचर में हमारे बॉडी में ने एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, अब जिसके ऊपर ये सारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स काम नहीं कर पाएंगे। सो थ्रू एग, मीट या मिल्क एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस क्यों प्रॉब्लमेटिक है? ये एक साल में कम से कम 7 लाख लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। सोचो कितनी बड़ी बात है। कोरोना से अभी तक इतने लोग नहीं मरे जितना हर साल एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस से लोग मरते हैं। और कोविड के बाद एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। रीज़न बीइंग कि कोविड से बचने के लिए जिन लोगों ने जो दवाइयाँ ली हैं या कोविड के टाइम में जो ट्रीटमेंट लिया है लोगों ने, उसके कारण कई सारे लोगों के बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाने के बाद कैसा होता है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, वो तो काम करते नहीं हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स मतलब जो नॉर्मली काम करता है, जैसे कैसे मैंने आपको बताया टीबी में आइसोनियाजिड, जो नॉर्मली टीबी होता है तो आइसोनियाजिड दे दिया गया, लेकिन वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स काम नहीं करेगा, रिफैम्पिसिन काम नहीं करेगा, एंड देन यू विल हैव टू गो फॉर हायर सेकेंडरी एंड टर्सरी लाइन ऑफ ड्रग्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी लाइन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक्स। और जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो कॉस्टली भी होते हैं, उसका हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट भी होता है। तो इसी कारण से जो चैलेंज है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस का, दिस चैलेंज हैज़ टू बी ओवरकम। इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस को बढ़ने से।
और इसके लिए फिर भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस कंटेनमेंट शुरू किया गया है, जिसमें हर स्टेट के अंदर जो मेडिकल कॉलेज, जैसे हमारे यहाँ पे जीएमसी है, उसके यहाँ पे हर इस तरह के मेडिकल कॉलेजेज में टेस्टिंग लैब लगाए गए हैं, ताकि जो भी डॉक्टर को लगता है कि अरे इस आदमी को कहीं एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं हो गया, उसके सैंपल को उस स्टेट मेडिकल कॉलेज के लैब में भेज करके देखा जा सके कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस तो कहीं नहीं फैल रहा है हमारे यहाँ पे, हमारे एरिया में। उसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में लाई गई थी, उसमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया है अंडर वन हेल्थ अप्रोच। तो वन हेल्थ अप्रोच एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके हिसाब से जानवरों का लाइफ हो या फिर पेड़ पौधे हमारे आसपास हो, सबके हेल्थ का ध्यान रखना है, तभी जाकर के हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो दैट इज़ नोन एज वन हेल्थ अप्रोच। तो जानवरों को भी वही मेडिसिन दी जाए जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, वही मेडिसिन दी जाए जो आगे जाकर के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना करे। सो वन हेल्थ अप्रोच जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑफ हेल्थ, वेयर एनिमल्स, प्लांट्स अराउंड अस, ऑल ऑफ देम हैव टू बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड बॉडी ओनली, एंड देयर हेल्थ हैज़ टू बी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, वी वांट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ देन। और वन हेल्थ अप्रोच के अंतर्गत जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में अपनाया गया है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टारगेट रखा गया है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस को काउंटर करना। उसके अलावा इंडिया ने स्टार्ट किया है इंडिया रेड लाइन कैंपेन। इंडिया रेड लाइन कैंपेन आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। आप देखना कुछ कुछ दवाइयों में इस तरह का रेड लाइन होता है। ये रेड लाइन इसीलिए दिया जाता है ताकि ये इससे बताया जा सके कि ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है और इस दवाई को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ना बेचा जाए, क्योंकि कोई भी इंसान आएगा 2-4 टैबलेट ले लेगा और बाद में उसके बॉडी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो इसलिए ये दुकानदार जो होते हैं, मेडिकल शॉप वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए होता है रेड लाइन कि भाई इस तरह ये वाली जो दवाइयाँ हैं रेड लाइन वाली, वो आप किसी को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ना बेचे, ताकि इसके मिसयूज को रोका जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फॉरेक्स रिजर्व क्या चीज़ होती है वो तो आप जानते ही होंगे। वो चीज़ें, वो रिसोर्स है जिसके मदद से हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, अपना फॉरेन बैलेंस पे कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को चुकाने के लिए, उसको कहा जाता है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व 4 तरह की होती है। फॉरेन करेंसी एसेट, जिसमें जो विदेश दूसरे देशों की करेंसी हमारे पास जो होती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। उसके अलावा गोल्ड ऑल्सो वर्क्स एज पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। उसके अलावा एक चीज़ होती है रिवर्स ट्रांच। तो रिवर्स ट्रांच कैसा होता है कि हर कंट्री को IMF के पास कुछ एक सब्सक्रिप्शन फीस देना होता है। जैसे IMF में अगर आपकी मेंबरशिप है तो आपकी वोटिंग राइट के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करते हैं। उस सब्सक्रिप्शन फ़ीस का कुछ एक हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। तो जैसे मान लीजिए आपने, इंडिया ने IMF के पास मान लीजिए कि $50 मिलियन जमा कराए, $50 मिलियन एज सब्सक्रिप्शन फ़ीस। तो उस $50 मिलियन का एक हिस्सा मान लीजिए जैसे कि $25 मिलियन तक इंडिया जब उसकी ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर सकता है। तो वो हिस्सा of the subscription fees that the country has deposited with IMF that can be easily used by the country, that is known as reverse tranche. So reverse tranche is the portion of the required quota of currency each member country must provide to the International Monetary Fund, जिसको जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है, चौथा कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, नोन एज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कैसा होता है, इट इज़ रिलीज्ड बाय IMF, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड या पेपर गोल्ड। IMF इसको 1969 से पब्लिश कर रहा है। तो IMF क्या करता है, IMF तो आपको पता है कि किसी भी कंट्री को BOP क्राइसिस में वो हेल्प करता है, बेल आउट करता है, जैसे उसने हमें 1991 में बेल आउट किया था, हेल्प किया था। तो IMF क्या करता है, जब भी कोई कंट्री की BOP क्राइसिस हो गई, मतलब उसके पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो गई, तो IMF उसको सीधा सीधा फॉरेक्स रिजर्व नहीं देता, ऐसा नहीं कि डॉलर देता है। IMF ने क्या कर रखे कि अपने पास उसने कुछ हार्ड करेंसीज वो करेंसीज होती हैं जो ईजिली इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल होती हैं। तो IMF ने अपने पास कुछ हार्ड करेंसी जैसे कि US डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड को रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है IMF ने, ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सक्रिप्शन फीस दैट इट हैज़ गॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो IMF ने अपने पास कुछ हार्ड करेंसीज रखी हैं। उन हार्ड करेंसीज के बदले में वो इस तरह का पेपर पब्लिश करता है जिसको वो कहता है SDR, और इस हार्ड करेंसी का वैल्यू डिपेंड करता है ऑन दीज, इस SDR का वैल्यू डिपेंड करता है ऑन दीज करेंसीज। तो जिस तरह की करेंसी की वैल्यू होगी उनका अपना अपना वेटेज होगा, उसके बेसिस पे SDR की वैल्यू डिपेंड करेगी। और अगर किसी कंट्री को BOP क्राइसिस हो गया तो IMF ये हार्ड करेंसीज ना दे करके ये SDR देता है ताकि उसको बेल आउट किया जा सके। और ये
एचडीआर को पब्लिश करने के लिए जो करेंसी ऑफ बास्केट्स इस्तेमाल करता है आईएमएफ, उसमें 5 करेंसी हैं, यूएस डॉलर, यूरो, युआन, येन एंड पाउंड. युआन ऑफ कोर्स इज चाइनीज़ करेंसी, दैट इज चाइनीज़ रेनमिनबी. तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एचडीआर वैसे तो इंटरनेशनल करेंसी की तरह ही काम करता है, लेकिन एचडीआर इज टेक्निकली नॉट ए करेंसी, बिकॉज करेंसी छापने का अधिकार किसी एक सोवरेन गवर्नमेंट के पास है, एंड आईएमएफ इज़ नॉट अ सोवरेन गवर्नमेंट. सो technically HDR is not a currency, but it works like currency because it can be used in international payments. तो अगर किसी देश के पास HDR भी पड़ा हुआ है, IMF से लेकर के आया है, तो दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व. ऑफ करंट न्यूज सुनिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके पहले की जो बातें थी वो तो आप जानते ही होंगे. इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व लगभग बढ़ करके ऑल टाइम हाई $612 बिलियन तक पहुंच चुका है. रिसेंटली जो आरबीआई की डाटा आई है उसके हिसाब से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $612 बिलियन तक पहुंच चुका है. इट इज़ ऑल टाइम हाई. और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट. तो जो भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है उसमें फॉरेन करेंसी एसेट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है. अगर बात की जाए कि ओवरऑल कौन से देशों के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास है, दूसरे नंबर पे जापान के पास है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड के पास है, और चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका है जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है. तो आफ्टर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया इज़ द कंट्री दैट इज़ हैविंग लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व. We have recently surpassed China, I'm so sorry, Russia. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number, next article is taken from Assam segment. It is about firing at Assam-Mizoram border. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, जो मौजूदा डेवलपमेंट हुई है वो तो आपको पता ही होगा. कल ये बहुत दुखद घटना हुई है. ये जो असम और मिजोरम का बॉर्डर है, असम साइड से 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं. करीमगंज, यहाँ पे फिर हाइलाकांदी और कचारिया डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं मिजोरम के साथ. मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है एजवाल डिस्ट्रिक्ट, फिर दूसरा है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट और तीसरा है ममीत डिस्ट्रिक्ट. मिजोरम वाले भूल भी जाओ कम से कम. आसाम वाले 3 डिस्ट्रिक्ट करीमगंज, हाइलाकांदी और कचार याद रखना, जो मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. ये लगभग 165 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है. यहाँ पे आए दिनों थोड़े बहुत तो कन्फ्लिक्ट होते ही रहते थे, क्योंकि दोनों ही साइड ब्लेम करते हैं कि हमारी टेरिटरी दूसरे ने एक्वायर कर ली है. लेकिन हाल फिलहाल में जो कल डेवलपमेंट हुई है, दैट हैज़ बिन वेरी अनफॉर्चुनेट, कि जब आसाम पुलिस पर्सनल जो यहाँ पे गार्ड कर रहे थे उनके ऊपर एकाएक से यहाँ से फायरिंग शुरू हो गई मिजोरम साइड से. और माना जा रहा है कि ये जो फायरिंग है उसमें मिजोरम पुलिस भी थी. ये सबसे खतरनाक और मैं कहता हूँ सबसे आप कहिए शर्मसार बात है कि भाई एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस पे अटैक कर रही है. दिस इज़ थ्रेट फॉर इंटायर यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया. भाई ऐसा तो कभी सुनने को मिला ही नहीं कि एक स्टेट की पुलिस ने दूसरे स्टेट की पुलिस पे अटैक कर दिया और उसको मार दिया. इट्स वेरी न्यू थिंग एंड अनयूजुअल थिंग. ऐसा कभी नहीं सुनने को आया. हमारा देश एक है और हमारे देश की पुलिस अलग अलग स्टेट की भले ही क्यों ना हो, दे हैव बीन नोन फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर, एंड नेवर वी हैव हर्ड दैट पुलिस ऑफ वन स्टेट हैज़ फायर्ड ओपनली इनडिस्क्रिमिनेटली हैज़ फायर्ड ओवर द अदर. माना जा रहा है कि एलएमजी से उन्होंने सीधा मशीन गन से फायर किया है, ऐसा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा. ये तो बहुत खतरनाक बात है. 50 से भी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं, 5 या 6 तो मारे भी गए हैं. ये पूरा का पूरा अगर डिस्प्यूट देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 165 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है. ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है. एक है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875. ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875 के हिसाब से मिजोरम को ये पास की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो मिजोरम के पास होनी चाहिए. लेकिन भारत सरकार ने 1933 में, जो ब्रिटिशर सरकार थी उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने जो बाउंड्री नोटिफाई किया इन 1933, उसके हिसाब से जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दैट शुड बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ असम. और स्टेट रिकॉर्ड के हिसाब से अब ये जो टेरिटरी है दैट शुड बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ असम ओनली बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ 1933. लेकिन मिजोरम वाले मानते नहीं हैं. वो कहते कि नहीं, हमें 1875 वाले के हिसाब से ही हमें ये बाउंड्री चाहिए. 1875 वाला ब्रिटिश ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875, उसके हिसाब से हमें ये बाउंड्री चाहिए मिजोरम और असम के बीच में. ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमें चाहिए. उनका कहना है कि ये जो 1933 में ब्रिटिशर्स ने ये बाउंड्री डिमार्केशन किया था थ्रू ए नोटिफिकेशन, दैट वाज डन विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ मिजोरम. वाइल जो 1875 वाला एक्ट था दैट वाज ब्रॉट आफ्टर एन एग्रीमेंट बिटवीन पीपल ऑफ मिजोरम, स्पेशली रिप्रेजेंटेड बाय देयर चीफ, लुसाई चीफ. तो एरिया पहले इसको लुसाई हिल्स एरिया कहा
जाता था। तो लुसाई चीफ सुआ पोलाला एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट के कारण हुआ था 1875 वाला ब्रिटिशर्स ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, तो वो ज़्यादा सही है, 1933 वाला नोटिफिकेशन सही नहीं है। और आसाम सरकार के पास जो ज़मीनें हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, वो उनको गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज द नोटिफिकेशन ऑफ 1933 इज़ नॉट लेजिबल, नॉट लीगल। मोर लीगल इज और मोर लेजिबल इज द एक्ट ऑफ 1875। अब मामला चाहे जो भी हो, चाहे जो भी बात हो, लेकिन मतलब दोनों ही सरकारों ने, आसाम या मिजोरम की सरकारों ने आपस में एग्रीमेंट साइन कर रखा है कुछ सालों पहले। दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट कि भाई कोई भी यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता, आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। वी विल मेंटेन स्टेटस को, वी विल मेंटेन पीस। दैट हैज़ बीन एन एग्रीमेंट बिटवीन आसाम एंड मिजोरम। इसके बावजूद भी ऐसी घटना हुई है वेयर मिजोरम पुलिस, it is being said that Mizoram police itself attacked on Assam police. This is threat to unity and sovereignty of India. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 486 to 490. Topic number 486 is about Lagrange point. These are the specific points far out in the space where the gravitational field of the earth and the sun combine in such a way that the spacecraft that orbit them remain stable. The spacecraft are put in these orbits when the spacecraft being too close to earth can be disruptive to their mission. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 487 is about research stations in Antarctica. So India has two research stations in Antarctica, Maitri and Bharti. Bharti is a relatively new one that was established in 2013, while Maitri was made operational in 1989. Himadri जो research station है, that is not in Antarctica, it is in Arctic region. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 488 is about Muktosri arsenic resistant rice. So West Bengal government's rice research center has come up with a new variety of rice known as Muktosri rice that is grown in arsenic prone area. This has been developed jointly by Rice Research Station at Chinsura. Please attempt this question based on this topic. Topic number 489 is about Global Snow Leopard and Ecosystem Protection GSLEEP program. It is a range-wide effort that unites range country governments on non-governmental and intergovernmental organizations, local communities and the private sector around shared vision to conserve snow leopard and their valuable high mountain ecosystem. The snow leopard range countries agree with the support of the interested organizations to work together to identify secure at least 20 snow leopard landscape across the snow leopard range in 2020. इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है secure 2020 by 2020. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 490 is about Mission on Nanoscience and Technology. It was launched in 2007. It is an umbrella capacity building program. It will also strengthen activities in nanoscience and technology by promoting basic research, human resource development in nanoscience. It will be anchored by Department of Science. So Department of Science and Technology इसको चलाएगी and steered by National Mission Council chaired by an eminent scientist. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 481 to 485 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. The socio-economic caste census first of all was conducted in year 2011 and Namami Gange program, it is a flagship program conducted under National Mission for Clean Ganga. Absolutely correct. The National Mission for Clean Ganga is implemented by National Ganga Council. This is also right. A chairman of National Ganga Council is Prime Minister. It is not Union Ministry for Jal Shakti. So the correct answer will be option A, 1 and 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.